नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत बंद होती दिखाई दे रही है। कतर में दोनों देशों के प्रतिनिधि पहुंचे, फिर भी आमने सामने की बातचीत नहीं हुई। ईरान ने साफ कह दिया कि जब तक शांति समझौते की शर्तें नहीं मानी जाएंगी, बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। मौजूदा हालात में दोनों देशों के बीच लागू समझौता सवालों में घिर गया है। खासतौर पर जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, उन्हें देखते हुए सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अब दोनों देशों में टकराव दोबारा बढ़ने वाला है। खबर तो यह आ रही है कि ईरान पर हमले की तैयारी में अमेरिका, राष्ट्रपति ट्रंप लगातार इसे लेकर बैठकें कर रहे हैं, जिसके बाद ईरान ने भी साफ कह दिया है कि हम जंग के लिए तैयार हैं। तो क्या फिर बिगड़ने वाले हैं पश्चिम एशिया में हालात? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। एक साथ कई मोर्चों पर घिरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान ने की एयर स्ट्राइक, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का अल्टीमेटम, भारत के साथ जाने की दी धमकी। रूस और यूक्रेन में नहीं थम रही जंग, मॉस्को का कीव के ईंधन ठिकानों पर बड़ा हमला, यूक्रेनी सेना बोली उत्तर में बड़े हमले की तैयारी में है रूस। बांग्लादेश में पूर्व पीएम शेख हसीना की वापसी को लेकर बढ़ी हलचल, सड़क पर उतरे अवामी लीग के नेता, जमाते इस्लामी की बढ़ी चिंता। और चलते चलते में देखेंगे कैसे खाने वाला चावल बन रहा धरती का सबसे बड़ा दुश्मन, नई रिसर्च ने दुनिया को किया अलर्ट। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इजरायल और अमेरिका में बढ़ रही तनातनी, इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा उनकी मदद नहीं चाहिए, जरूरत पड़ी तो ईरान पर फिर करेंगे हमला। 45 मिलियन लोगों पर आ सकता है गरीबी का संकट, पश्चिम एशिया युद्ध के असर पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट, यूएनडीपी की चेतावनी, युद्ध खत्म होने के बावजूद इसका असर रह सकता है बरकरार। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से झटका, कोर्ट ने पलटा बर्थ राइट सिटीजनशिप रोकने का फैसला, अब अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चों को मिलती रहेगी नागरिकता। वेनेजुएला में भूकंप से मची तबाही से जूझ रहे लोग, ढह चुकी इमारतों से हाथ से सामान निकाल रही जनता, सरकारी मशीनरी बेकार पड़ी, अंतरिम सरकार के खिलाफ बढ़ी नाराजगी। तो अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की संभावना टूटती दिखाई दे रही है। ईरान ने अमेरिका के साथ सीधी बातचीत से इनकार कर दिया है जब तक कि साइन किए गए एमओयू को मजबूती से लागू नहीं किया जाता। कतर में दोनों देशों के प्रतिनिधि पहुंचे, लेकिन बात नहीं हुई और अब धमकियां हमले की शुरू हो गई हैं। खबर यह आ रही है कि अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला करने की तैयारी में है, यानी पश्चिम एशिया में दोबारा जंग छिड़ने की आशंका बढ़ती दिखाई दे रही है। यह दावा अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में किया गया है, जिसके तहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ फिर से बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। हाल के दिनों में ट्रंप ने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन के साथ और हमले करने की संभावना पर चर्चा की है। इस बातचीत में इस बात पर गौर किया गया कि क्या वॉशिंगटन को कूटनीतिक रास्ता छोड़कर बड़े पैमाने पर हमले दोबारा शुरू करने चाहिए। अधिकारियों ने इसे काम पूरा करने की कोशिश बताया है। फिलहाल ट्रंप ने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत जारी रखने की इजाजत दी है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से आई इस रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया है, क्योंकि अगर इस बार भी दोनों देशों में समझौता नहीं हो पाया तो पश्चिम एशिया में हालात बेहद खतरनाक रूप ले सकते हैं। इस बीच ईरान की तरफ से भी डराने वाला बयान आया है। उसने भी साफ कह दिया है कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। दरअसल हाल के दिनों में हॉर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष देखा गया। दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे के मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाया और तब से ही क्षेत्र में तनाव बढ़ा हुआ है। और अब ईरानी संसद के स्पीकर और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बागेर गालिबफ ने अमेरिकी हमलों को शांति समझौते का उल्लंघन बताया है। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि अंतिम समझौते पर बातचीत तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक अमेरिका समझौते की प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। अगर दूसरा पक्ष एमओयू का पालन नहीं करता तो हम युद्ध के लिए तैयार हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान और ओमान का संप्रभुत्व है। एमओयू के 60 दिनों की अवधि के बाद ईरान यहां से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूली करेगा। यानी उन्होंने भी अपना रुख साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका इन शर्तों का पालन नहीं करता तो ईरान जंग के लिए भी तैयार है। अब जिस तरह दोनों देशों में भरोसे की कमी साफ दिखाई दे रही है और यह खाई लगातार बढ़ती जा रही है, फिर बातचीत भी आगे नहीं बढ़ रही। बीते दिन अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर दोहा पहुंचे, लेकिन उनकी ईरानी प्रतिनिधिमंडल से बात नहीं हुई। उनकी बजाय केवल कतरी मध्यस्थों के साथ बैठक हुई।
जबकि ट्रंप ने पहले ही ऐलान किया था कि ईरान ने कतर में बैठक की मांग की है और ये बातचीत अच्छी भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यहां तो बातचीत ही नहीं हुई। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने साफ कह दिया है कि ईरान की वार्ता टीम के आने वाले दिनों में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से मिलने की कोई योजना नहीं है। ईरान और कतर वार्ता में अमेरिका के साथ तेहरान के समझौते के कार्यान्वयन के साथ साथ उसकी फ्रीज की गई संपत्तियों पर भी चर्चा होगी। मौजूदा हालात में दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने की कोशिशें और धूमिल होती दिखाई दे रही हैं, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका होगा, जो किसी भी कीमत पर ईरान से डील करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें आगामी मिड टर्म चुनाव का डर भी सता रहा है। पहले से ही ईरान जंग के चलते उनकी लोकप्रियता काफी गिर चुकी है और न सिर्फ अपने देश में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उनका दबदबा कम हुआ है। ऐसे में अब ट्रंप की पूरी कोशिश है कि कैसे भी ईरान के साथ संघर्ष से वो बाहर निकल जाए। हालांकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का कहना है कि ईरान के साथ बातचीत विफल होने पर भी अमेरिका बेहतरीन स्थिति में होगा, क्योंकि तेहरान का परमाणु कार्यक्रम और सेना नष्ट हो चुके हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप ने भी साफ कर दिया है कि हॉर्मुज में जहाजों पर ईरान के किसी भी हमले का जवाब अमेरिका सैन्य कार्रवाई से देगा। लेकिन अमेरिकी नेताओं के ये दावे जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाते। बहरहाल अब पश्चिम एशिया में हालात आगे क्या मोड़ लेते हैं, ये देखना होगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान इस वक्त एक साथ कई मोर्चों पर संघर्षों से जूझ रहा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जहां गृह युद्ध के हालात बन गए हैं, वहीं अफगानिस्तान के साथ एक बार फिर जंग के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है। यह हमला पाकिस्तान के अंदर मौजूद ISIS-K के ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा का एक स्कूल भी शामिल है। अफगानिस्तान के न्यूज चैनल टोलो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान की ड्रोन विमानों ने सीधे उन ठिकानों को हिट किया जहां ISIS-K के आतंकी छिपे थे। खैबर पख्तूनख्वा के सरान इलाके में तो एक स्कूल को मलबे में तब्दील कर दिया गया, क्योंकि आतंकी उसे अपना गुप्त ठिकाना बनाकर रह रहे थे। तालिबान का यह हमला 28 जून को पाकिस्तान की तरफ से की गई बमबारी का जवाब माना जा रहा है। पाकिस्तान का दावा था कि उसके वो हमले देश में जारी आतंकी गतिविधियों के खिलाफ थे, लेकिन संयुक्त राष्ट्र UNAMA की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की उस कार्रवाई में कम से कम 28 बेकसूर लोग मारे गए थे और कई घायल हुए थे। वहीं तालिबान ने मरने वाले नागरिकों की संख्या 38 बताई थी, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। हालांकि इस बार के हमलों में किसी भी नागरिक की जान नहीं गई है, तालिबान ने खुद ये साफ किया है। इसे लेकर तालिबानी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये हमले बहुत सटीक थे, जिससे ISIS-K के कई लड़ाके मारे गए हैं। पाकिस्तान के अंदर किए गए इन हमलों में किसी भी नागरिक की जान नहीं गई। अफगानिस्तान की सुरक्षा को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली किसी भी जगह को निशाना बनाया जाएगा। अब जिस तरह दोनों देशों की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं, उसे लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दोबारा जंग छिड़ने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन शहबाज सरकार के लिए चुनौती केवल अफगानिस्तान बॉर्डर पर नहीं दिख रही, बल्कि POK में तो हालात इससे भी ज्यादा खराब हो गए हैं। लंबे वक्त से POK की जनता प्रदर्शन कर रही है। 12 सीटों का आरक्षण खत्म करने और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की मांग को लेकर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जो एक नागरिक संगठन है, उसके नेतृत्व में लोग सड़कों पर हैं। लेकिन पाकिस्तानी सरकार उनकी मांग सुनने की बजाय उनके प्रदर्शन को कुचलने की कोशिशों में जुटी हुई है, जिसे लेकर अब जनता का गुस्सा और भड़क गया और उन्होंने सीधा अल्टीमेटम दे दिया है कि अब ये नहीं चलेगा। रावलकोट में हजारों लोग सड़कों पर उतरे, खाने की सप्लाई रोकने के आरोपों के बीच पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इस्लामाबाद की कंट्रोल को चुनौती देते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि POK पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको हमारी जरूरत है। हमारी औरतें और बच्चे सीजफायर लाइन पर 0 पॉइंट पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि वे कश्मीरियों को फूड सप्लाई रोक देंगे। हमें आपके राशन की जरूरत नहीं है। ध्यान से सोचिए, आपको हमारी जरूरत है। ऐसा ना हो कि दूसरे रास्ते खुल जाएं और फिर पाकिस्तान को लोगों से रुकने की अपील करनी पड़े। ऐसा ना होने दे कि दूसरे ट्रेड रूट फिर से खुल जाएं। अगर आप हालात नॉर्मल करना चाहते हैं तो शासकों को यह समझना होगा कि यह लोगों का राज है। यहां कोई मार्शल लॉ नहीं है, यहां कोई डिक्टेटर नहीं है। अगर कोई डिक्टेटर होता भी तो लोग उसे मंजूर नहीं करते। कश्मीर पाकिस्तान की प्रॉपर्टी नहीं है, इसे याद रखें। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान सरकार को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उनके दमन का सिलसिला नहीं रुका तो वे स्थायी रूप से भारत के साथ जाने पर विचार कर सकते हैं।
आप जानते ही हैं कि पीओके वैसे तो भारत का ही हिस्सा था, लेकिन 1947 से 48 के दौर में पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर लिया था और तब से ही इसे लेकर भारत और पाकिस्तान में ठनी हुई है। और अब जब पीओके की जनता ही भारत के साथ जाने की धमकी दे रही है, तो यह शहबाज सरकार के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हो सकता है। और अब अगली खबर में बात करेंगे रूस यूक्रेन जंग की। तो यूक्रेन की मांग है कि रूस पर युद्ध खत्म करने का दबाव बनाया जाए, लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ही लॉन्ग रेंज हमलों को बढ़ाने की धमकी देते नजर आते हैं। और जिस तरह हाल के दिनों में यूक्रेन ने रूस की तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाया है, उसके बाद रूस भी भड़का हुआ है और उसकी तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। रूस भी यूक्रेन के ईंधन स्टेशनों पर ही हमले कर रहा है और अब उसके हमले काफी तेज हो चले हैं। यूक्रेन के सीमावर्ती ज़ापोरोजिया, सूमी, खार्किव और निप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्रों में यूक्रेनी अधिकारियों ने लगभग हर रोज हमलों की सूचना दी है। ताजा हमलों की बात करें तो रूस ने यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी निप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र में रात भर में 5 खुदरा ईंधन स्टेशनों पर हमला किया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हुए हैं। वहीं दक्षिण में स्थित खेरसोन क्षेत्र में एक यात्री बस पर ड्रोन हमले में 2 लोग मारे गए और 5 अन्य लोग घायल हो गए। इससे पहले यूक्रेन के शीर्ष सैन्य कमांडर ओलेक्सांद्र सिरस्की ने इस तरह के हमलों की आशंका भी जताई थी। इन हमलों के खिलाफ यूक्रेनी सेना की तैयारियों पर जोर देते हुए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हमारी सेनाएं उत्तर से संभावित नए रूसी हमले की तैयारी कर रही हैं। ब्रायंस्क क्षेत्र से उत्तर में संभावित आक्रामक कार्रवाई की आशंका है। इसकी पुष्टि रूस के क्षेत्र से कई डेटा सोर्सेस से होती है। यह एक व्यावहारिक विकल्प है और हम इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। हालांकि आगे उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के अभियान का उद्देश्य कीव की तरफ बढ़ने की कोशिश करना नहीं है, जैसा कि रूसी सेनाओं ने फरवरी 2022 के आक्रमण के बाद और पूर्व में दोनबास क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने से पहले करने की कोशिश की थी। इसके बजाय वे यूक्रेन के चेर्निहिव क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे और 1250 किलोमीटर लंबी अग्रिम पंक्ति के साथ दूसरी जगह व्यस्त यूक्रेनी सेनाओं को अपनी तरफ खींचेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कीव पर आगे बढ़ने की कोई भी कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। लेकिन जमीनी हकीकत पर अगर नजर डालें तो पिछले 4 साल से ज्यादा के वक्त में रूस ने यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। इस संघर्ष में रूसी सेना के सामने यूक्रेनी सेना कमजोर दिखाई दी और यही वजह रही कि बार बार यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को यूरोप और अमेरिका से मदद की गुहार लगानी पड़ी। फिलहाल यूक्रेन हर तरह से रूसी हमलों का सामना करने की तैयारियों में जुटा हुआ है। आए दिन यूक्रेनी राष्ट्रपति अपनी सेना का मनोबल बढ़ाते नजर आते हैं और जिस तरह रूस यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बना रहा है, उससे बचने की कोशिशें भी जारी हैं। ज़ेलेंस्की ने बताया कि हम सर्दियों की अवधि के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए उनका मुख्य फोकस यूक्रेन के लिए गैस, बिजली उत्पादन और रसद मार्गों की सुरक्षा और जरूरी उपकरणों की आपूर्ति पर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या यह जंग कभी खत्म नहीं होगी? आखिर कब तक दोनों देशों के बीच हमलों के ये सिलसिले जारी रहेंगे और इसकी कीमत आम नागरिक चुकाते रहेंगे? और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना देश वापसी की तैयारी में है। उन्होंने साफ कर दिया है कि इस साल वो अपने देश वापस लौट जाएंगी और हसीना की वापसी की खबर से ही हसीना की पार्टी अवामी लीग के नेता और कार्यकर्ता जोश में दिखाई दे रहे हैं। पार्टी की तरफ से देश में बड़ी रैली की जा रही है। अवामी लीग का कहना है कि शेख हसीना के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण का फैसला पूरी तरह से अवैध है। वे इसके विरोध में सड़क पर उतरेंगे। हाल ही में एक मामले में न्यायाधिकरण ने शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई है। ऐसे में सभी की नजरें अवामी लीग के इस प्रदर्शन पर टिकी हुई है। इसे लेकर बांग्लादेश में सबसे ज्यादा चिंता जमाते इस्लामी की बढ़ती दिखाई दे रही है, जो तारिक रहमान की सरकार पर आरोप लगा रही है कि उसने शेख हसीना से डील कर ली है। दरअसल जमाते इस्लामी को डर सता रहा है क्योंकि सरकार एक बार फिर उस पर प्रतिबंध लगाने का विचार कर रही है। शेख हसीना की सरकार के वक्त जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन मोहम्मद यूनुस की कार्यवाहक सरकार ने इस प्रतिबंध को हटा दिया था और अब एक बार फिर जमात संकट में दिखाई दे रही है और यही कारण है कि उसने शेख हसीना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जबकि अगर शेख हसीना की बांग्लादेश में वापसी होती है तो सबसे ज्यादा मुश्किलें तो बीएनपी और तारिक रहमान के सामने ही खड़ी होनी है।
और यही कारण है कि बांग्लादेश की सरकार ने शेख हसीना को रोकने की भी पूरी तैयारी कर ली है। 3 सदस्यीय इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने वामपंथी दल जेएसडी के अध्यक्ष हसनुल हक इनू को 8 में से 3 आरोपों में दोषी पाया है। ट्रिब्यूनल ने उन्हें प्रत्येक आरोप के लिए 10-10 साल की जेल की सजा सुनाई, जो एक साथ चलेंगी, यानी उन्हें कुल 10 साल जेल में बिताने होंगे। इनू शेख हसीना की सरकार में सूचना मंत्री थे। उन पर आरोप लगाए गए कि उन्होंने 2 साल पहले अगस्त में हुए प्रदर्शन को बदनाम करने की कोशिश की, जबकि इनू ने पूरी कार्यवाही को ही फर्जी करार दिया है। कहा है कि मुझे एक फर्जी मामले में और फर्जी गवाहों के सहारे सजा सुनाई गई है। इनू की तरफ से कहा गया कि वो 2018 तक ही सूचना मंत्री थे, उसके बाद उनका सियासी प्रभाव कम हो गया था। लेकिन सरकार का कहना है कि इनू अभी भी शेख हसीना के संपर्क में थे। तो साफ है कि शेख हसीना की वापसी की खबर से बीएनपी और जमाते इस्लामी दोनों ही परेशानियों से घिरते दिखाई दे रहे हैं। और अब चलते चलते में बात करेंगे चावल यानी राइस की। तो जरा सोचिए कि जिस चावल को हम हर दिन अपनी थाली में बड़े स्वाद से खाते हैं, क्या वही चावल हमारी धरती के लिए खतरा बन सकता है? सुनने में यह बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन अब एक नई अंतरराष्ट्रीय रिसर्च ने ऐसा दावा किया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। दरअसल वैज्ञानिकों की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि आज जिस तरीके से धान की खेती हो रही है, वो धरती की सहन करने की सीमा से आगे निकल चुकी है। धान के खेतों में लंबे समय तक पानी भरा रहता है। इससे मिट्टी में ऑक्सीजन कम हो जाती है और एक खास तरह के बैक्टीरिया सक्रिय हो जाते हैं। यही बैक्टीरिया बड़ी मात्रा में मीथेन गैस छोड़ते हैं, और मीथेन ऐसी गैस है जो धरती की गर्मी को बहुत ज्यादा रोकती है, यानी एब्जॉर्ब कर लेती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह कार्बन डाइऑक्साइड से भी कई गुना ज्यादा असर डाल सकती है। यानी धान की खेती जलवायु परिवर्तन को तेज करने की एक बड़ी वजह बन रही है। और ये बात यही खत्म नहीं होती, बल्कि धान उगाने में हर साल बहुत बड़ी मात्रा में मीठा पानी खर्च होता है। कई इलाकों में इसी वजह से भूजल तेजी से नीचे जा रहा है। इसके साथ ही खेतों में इस्तेमाल होने वाले केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स नदियों और झीलों तक पहुंच रहे हैं, जिससे पानी प्रदूषित हो रहा है और जलीय जीवों का भी जीवन खतरे में पड़ रहा है। हालांकि वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि चावल खाना बंद करने या इसकी खेती रोकने की जरूरत नहीं है। असली जरूरत खेती के पुराने तरीकों को बदलने की है। अगर पानी का सही इस्तेमाल हो, केमिकल फर्टिलाइजर्स कम डाले जाएं और नई टिकाऊ तकनीक अपनाई जाए, तो चावल भी उगाया जा सकता है और धरती को भी बचाया जा सकता है। यानी संदेश बिल्कुल साफ है कि मुसीबत चावल नहीं, बल्कि उसे उगाने का तरीका है। अगर आज खेती नहीं बदली, तो आने वाले कल में इसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ सकती है। तो फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में आज इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।